अभी भी सीना ताने खड़ा है। इस सप्ताह में क्या क्या हुआ आपको पता है? गत सप्ताह में कि हिडनबर्ग ने अडानी की ऐसी तैसी कर दिया, बीबीसी ने चौकीदार की ऐसी तैसी कर दिया, और पठान पिक्चर में चौकीदार के जो शागिर्द थे, पिल्ले थे, उनकी ऐसी तैसी कर दिया। ये मूर्खता की पूरी चहल पहल रही है पूरा सप्ताह में। हमारी इंडस्ट्री कहाँ रहेगी, हमारी इकोनॉमी कहाँ रहेगी? पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसको अगर बचाना है तो अभी भी कम वक्त है। जनता को जागरूक होकर आवाज उठाना चाहिए। अभी भी भक्ति में लीन अगर रहोगे तो हाथ में कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा, जैसे अन्य देश मांग रहे हैं आसपास के। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज एक बार फिर हम अविनाश काकड़े जी से बात करेंगे। आजकल वो महाराष्ट्र के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के राज्य के उपाध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। नागपुर में रहते हैं और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। आप लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। आज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने वाली है, आखिर तक आप लोग जरूर देखें। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज हम अविनाश काकड़े जी से जो बात करने वाले हैं, एक तो ये क्या हो गया, अडानी जी बहुत ही सरकार के तमाम प्यार और उनकी इच्छाओं का बड़ा ख्याल रखा गया। सरकार ने बहुत ही तेजी से उनको तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम किया। एयरपोर्ट दिए, सी पोर्ट दिए, क्या क्या नहीं दिया ये लिस्ट बतानी जरा मुश्किल है। अब उनकी कंपनी का हाल बुरा होता नजर आ रहा है। अमेरिका की एक रिपोर्ट आई जिसके नतीजे में शेयर बाजार में उनकी कंपनियों का हाल बहुत खराब होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ है, कितना असली था, कितना नकली था, वो जो घरौंदा बना करके दिखाया गया वो कैसा था, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा देश पर दिन ब दिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। एक तरफ किसान परेशान है, उसको कीमत नहीं मिल रही अपने प्रोड्यूस की, बेरोजगार है आम नौजवान, और देश पर कर्ज बढ़ रहा है। कहां खर्च हो रहा है? जब तनख्वाह देने के लिए नहीं है, जब फौज को आप 4 साल के लिए फौजी को रख रहे हैं, तो आखिर क्या कुछ है, ये किस तरफ जा रहा है, ये हम देखेंगे। और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर अब तक क्या कुछ हो चुका है जिस पर बैन लगाया था, ये भी समझेंगे कि ये बैन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर मोदी जी ने उसको पॉपुलर करने के लिए लगाया था या वाकई उसके खिलाफ थे, क्योंकि ये दो किस्म की राय आ रही हैं। इसके अलावा आप लोग अक्सर जब 26 जनवरी और 30 जनवरी के आसपास सुनते थे तो मुगल गार्डन खुलता था आम लोगों के लिए, जो राष्ट्रपति भवन का खास गार्डन है, जो राष्ट्रपति जिसमें टहलते हैं, उसका नाम भी बदल दिया गया है। ये अब तक सड़कों के नाम बदले जा रहे थे, अब ये राष्ट्रपति भवन में भी वही सोच पहुंच गई, जिसको जो एक सिंबल होता है नॉन पार्टीजन, यानी किसी पार्टी के लिए वो काम नहीं करता, ना राष्ट्रपति ना राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन को भी इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए, लेकिन वहां भी अब मुगल गार्डन का भी नाम बदला गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अविनाश काकड़ी जी का अपना यूट्यूब चैनल है और उस पर कई बहुत ही चुभते हुए सवालों पर, खासतौर पे हिंदू और हिंदुत्व की बहस, बहुत ही दिलचस्प, बहुत अच्छे अंदाज में छोटी छोटी वीडियोस देते हैं, लेकिन हर वीडियो में कोई ना कोई खास बात होती है। आप लोग उनके चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, और बहुत कुछ आप उसमें आपको जानकारी मिलेगी। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि अडानी के बारे में आप अब से पहले भी बहुत कुछ बताते रहे हैं, और आपने वो अहमदाबाद एयरपोर्ट वाली कहानी भी बताई थी। अडानी पोर्ट पर जो नशे वाला सामान मिला था क्विंटलों के लिहाज से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हम दिल्ली में जहां जिस जगह बैठे हैं उसके आसपास 5-7 किलोमीटर की दूरी पर बहुत सी ऐसी सरकारी कॉलोनियां गिराई जा रही हैं, खत्म की जा रही हैं, वो भी इन्हीं अपने दो बेचो दो खरीदो वालों को ही
पहुंच जाएंगी, ऐसे हालात हैं, हर तरफ है पूरे देश में। ये तो मैंने कुछ मिसालें दी हैं। ये क्या हुआ, अडानी की नैया क्यों डूबने लगी? आपको एक पता होगा हर्षद मेहता कांड। जी। इसके पहले सारे कंप्यूटराइजेशन का विरोध कर रहे थे और हर्षद मेहता ने गेम करके आ, इस शेयर बाजार को और बैंकों को कैसे अपने कब्जे में ले लिया था। वो जो गिमिक्स था वही गिमिक्स ये अडानी ने किया है, वही गिमिक्स है। हर्षद मेहता तो जेल में मर गया क्योंकि उसको जेल में डाल दिया था उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने। मगर ये अडानी अभी भी सीना ताने खड़ा है। इस सप्ताह में क्या क्या हुआ आपको पता है? गत सप्ताह में कि हिडनबर्ग ने अडानी की ऐसी तैसी कर दिया, बीबीसी ने चौकीदार की ऐसी तैसी कर दिया, और पठान पिक्चर में चौकीदार के जो शागिर्द थे, पिल्ले थे, उनकी ऐसी तैसी कर दिया। ये मूर्खता की पूरी चहल पहल रही है पूरा सप्ताह में। और इसमें ये अडानी वाला जो कांड है वो देश के 6.1 अरब डॉलर का झटका मिल रहा है। और ये झटका अडानी को नहीं मिला है, ये एलआईसी को मिला है। एलआईसी डूब सकती है और एसबीआई बैंक मुख्य तौर से डूब सकती है। इसका मतलब है भारत की इकोनॉमी समाप्त हो सकती है, इकोनॉमी डूब सकती है। ये लेवल पर हमारी जो मूर्खता है उसमें आ गई है। आपको पता है कि पहले ही देश में जो 2014 के पहले 49 लाख करोड़ का कर्जा था, अभी वो 211 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। 4 गुना से ज्यादा का कर्जे में हम दब गए हैं। हर व्यक्ति पर कर्जे को हो गया 1,09,000 का कर्जा। अभी फिगर है, लेटेस्ट फिगर, कि 1,09,000 हर व्यक्ति पर कर्जा हो गया। मतलब जो 200 रुपए कमाता होगा, 400 रुपए कमाता होगा, वो तो 7 पुश्ते नहीं ये कर सकता है। हमारे देश में जो इकोनॉमी के लिए गैर बराबरी हो रही है, साधन संपदा जिस तरीके से कुछ परिवारों को, गिने चुने लोगों को बेची जा रही है, सरकार किस लिए आती है और सरकार किस लिए आई है? सरकार का काम होता है कि सबकी बेहतरी के लिए काम करना। तो ये जनता को देते वक्त ये रेवड़ी बोलती है सरकार, और ऐसे अपने दोस्तों को देते वक्त सारे नियम कानून धरे रह जाते हैं और इनको बांटने का काम ये कर देते हैं। तो ये आदमी ने पूरे देश को अब इसमें डाल दिया, सत्ते में डाल दिया है। ये कैसे हमारे प्रधानमंत्री आ गए कि जिस प्रधानमंत्री ने पूरा खुला कर दिया। एलआईसी का मतलब होता है कि छोटे छोटे जो लोग हैं जिनका वहां जीवन की पूंजी लगी होती है, जो जीवन की पूंजी किसने शुरू किया था? 14 लाख रोजगार दिया है एलआईसी ने, और छोटे से पूंजी से शुरू होके उसका पूरा कारोबार पूरे भारत भर में हुआ है। अरबों खरबों की ये प्रॉपर्टियां, अरबों खरबों का भी डूबने वाला है सर। देश के लोगों का पैसा डूबेगा, देश की सिक्योरिटी डूबेगी, और उसके बाद में दूसरा अटैक होगा एसबीआई पर। आपको पता है एसबीआई का मतलब नोडल की सबसे बड़ी बैंक है, रिजर्व बैंक के बाद में एसबीआई सबसे बड़ी बैंक है, और उसको भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और उसको संभालने के लिए जो रिजर्व फंड होता है इसके पास में, रिजर्व बैंक के पास में, वो फंड तो मोदी जी पहले ही विड्रॉ कर चुके हैं। तो संकट है इस देश की इकोनॉमी पर, संकट है इस देश की सारी जनता की अपनी कमाई पर, और गाड़ी कमाई ये लुटवाने पे लगे हुए हैं आमदार। देखिए, मैं आपको बताऊं, आज का ही एक वाकया है। एक यूट्यूबर ने मुझे बताया, फोन करके पूछा, बल्कि वो बहुत ही चिंता में थे, और वो ये पूछ रहे थे कि भाई मैंने बहुत वीडियो देख ली कई अडानी वाले मामले की, मेरे समझ नहीं आ रहा क्या होगा, बैंक में जो पैसा है क्या वो डूब जाएगा? हमने बड़ी एक एक मेहनत से पैसा जो भी कुछ कमाया है वो कहाँ चला जाएगा, क्या होगा? ये लाया था, आपके कितने भी पैसे बैंक में जमा हो 5 लाख की गारंटी है। मतलब आपके 50 लाख जमा हो, 5 करोड़ जमा हो, आपको मिलेगा 5 लाख। हाँ, तो वो तो क्लियर था। तो मैंने बिल्कुल यही वाली बात उन्हें मशवरा दिया कि भाई अगर 5 लाख से ज्यादा हो तो, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि देश के लोग जाने, 5 लाख से ज्यादा हो तो किसी अपने दूसरे, अपनी फैमिली के किसी और दूसरे के अकाउंट में डालो, या नहीं तो दीवार में पुराने जमाने की तरह से अशरफियां जैसे रखते थे, सुनते थे, कहानियां सुनते थे, ऐसे अपने घर में पैसा रखो। यानी अब इतना विश्वास कम हो रहा है। अच्छा, ये बात मैं कह रहा हूं, एक पत्रकार, अच्छा खासा मैच्योर पत्रकार है, पढ़ा लिखा है, वो दिल्ली से कहीं दूर रहता है, वो मुझसे आज इसी चिंता के बारे में बात करने के लिए फोन कर रहा था। वो अगर आम आदमी, मैं इस बात को कह रहा हूं कि एक पत्रकार जो हमेशा खबरों में रहता है वो भी इससे चिंतित है।
तो आम आदमी को कितनी चिंता करनी चाहिए और आम आदमी मैं बताता हूँ, इसमें गलती पत्रकारों की भी है, इसमें गलती पत्रकारों की भी है सर। क्यों ये हिडनबर्ग रिसर्च वाले ने निकाला, नाथन एंडरसन ने क्यों निकाला, हमारे देश के पत्रकार क्यों नहीं निकाल सके ये जानकारी? जिस तरीके से घालमेल हो रहा था वो तो सबको दिख रहा था, जिस तरीके से उसकी प्रॉपर्टियां बढ़ रही थी, कर्जा बढ़ रहा था, इनकम नहीं बढ़ रहा था, ये हमारे लोगों को दिख नहीं रहा था क्या? हमारे पत्रकारों को दिख नहीं रहा था क्या? ये क्यों नहीं करते हमारे यहाँ के पत्रकार? क्या हो गया? गोदी मीडिया छोड़ दीजिए, बाकी मीडिया को क्या हो गया? उन्होंने क्यों नहीं किया? ये देखिए, ये एक नतीजा हुआ गोदी मीडिया बनने की वजह से। देखिए, जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं उनके बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। कुछ लोग तो मुझ जैसे टेबल पे बैठ के ही काम कर रहे हैं, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता, मैं भी स्काइप पे बात करता हूं, खबरें लोगों को इकट्ठा करके देता हूं। लेकिन जो बड़े जो खबरों के संगठन हैं, वो हैं बड़े हाउसेज हैं, न्यूज नेटवर्क हैं, वो उन्होंने बिल्कुल जो खोजी पत्रकारिता है वो सब कुछ छोड़ दी और जो कुछ सरकार करे बस उसी का शोर मचाते रहते हैं सुबह से शाम तक। तो ये उसका एक नतीजा सामने आया है, अभी तो बहुत से नतीजे सामने आ सकते हैं। ये आप अपनी बात सर, आप लोगों को आपका दायरा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाओगे तो ये ऐसा ही होगा। देखो, जैसा ही उसको धमकी दिया, हिडनबर्ग को जैसे ही धमकी दिया अडानी ने, वो बोला कि मेरे पास में 106 पेज की 32,000 शब्दों की रिसर्च है, आके अमेरिकन कोर्ट में जरा हमको समझाना, नहीं तो हम तुम्हें समझा देंगे। पूछ डाल के बैठा हुआ है अडानी। उन्होंने जिस तेवर में बोला, जिस तेवर में, वो भी कंपनी कोई दूध की धुली नहीं है। हमारे यहाँ के इनके जो प्रवक्ता है, अडानी के जो समर्थक है या हमारे मोदी साहब के जो समर्थक है, उन लोगों ने बोला नहीं तो ऐसे तो होते ही रहता है, ये तो अरे क्या क्या होते रहता है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी चली गई, इतने बड़े पैसा चला गया, मार्केट से पैसा खत्म हो गया, और फिर भी होते रहते हैं। एक तो नेने नाम के है, वो बोलते नहीं नहीं ये तो बहुत माइनर है, मैं इसी तरीके से हुआ है। आपको पता है कि अगर स्लैब नहीं लगती उसमें तो 17% गिरा है, कितने परसेंट गिरता? ये बहुत बुरी हालत में है हमारा देश, और इसको संभालने की जरूरत है। इकोनॉमी इन्होंने सर्वनाश कर दिए है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आगे मैं ये समझना चाहता हूं कि अब तक कितना नुकसान हुआ, क्या क्या लोगों पर, आम लोगों पर क्या असर होगा इसका, ये जरा समझने की जरूरत है इस अडानी की कंपनी डूबने से। अच्छा, अडानी अभी, जैसा कि आपने कहा कि ये अडानी का पैसा नहीं है, ये आम लोगों का पैसा है। एसबीआई डूबेगा तो आम लोग, पूरा देश एक तरह से डूबेगा। एलआईसी डूबेगी तो आम लोगों के जो मेहनत का पैसा है वो डूबेगा। ऐसी हालत में आम लोगों का और क्या, मतलब उन पे और क्या क्या असर हो सकता है, ये थोड़ा सा अगर बता सकते। की जिंदगी पर देखो, पहले मार्केट से कैश गायब है, 2000 का नोट ढूंढने से नहीं मिलता है। पहले से ज्यादा प्रिंट हुए हैं मगर ढूंढने से 2000 का नोट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिसके पास में पैसा है वो पैसा दबा के रखा है, उसने अपने पास में दबा के रखा है पैसा, वो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं। हमारे यहाँ का इन्वेस्टमेंट 20% तक गिर गया है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन इसलिए नहीं होता कि आम आदमी के हाथ में पैसा नहीं है, इसलिए वो परचेस नहीं कर रहा। तो परचेसिंग नहीं बढ़ेगी तो वो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो रोजगार नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा सर्कल बैठ रहा है, पूरा का पूरा सर्कल बैठने जा रहा है इकोनॉमी का हमारे यहाँ का। जो लोगों के पास में पैसा है वो बाहर पैसा लगा रहे, वो यहाँ नहीं लगा रहे। और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दम पर, जो क्योंकि 0% इन्वेस्टमेंट रहता है वहां, रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉरेन में, हमारे यहाँ उसको रिटर्न अच्छा मिल जाता है तो वहां के लोग आके यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। मगर जब हमारी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो जाएगी, एसबीआई की, एलआईसी की, सेबी की, सबकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो जाएगी, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिस तेजी से पैसा निकालेगा, शेयर मार्केट कहाँ रहेगा, हमारी इंडस्ट्री कहाँ रहेगी, हमारी इकोनॉमी कहाँ रहेगी, पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसको अगर बचाना है तो अभी भी कम वक्त है, जनता को जागरूक होकर आवाज उठाना चाहिए। अभी भी भक्ति में लीन अगर रहोगे तो हाथ में कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा, जैसे अन्य देश मांग रहे हैं आसपास के। जी जी, ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। देखिए, वो अंध भक्तों को तो इस हद तक तैयार कर लिया गया, अब नहीं मालूम कि उनकी तादाद बढ़ रही है या घट रही है, हालात बदलते हुए। बेरोजगारी
और महंगाई, इससे लोग त्रस्त हैं। और मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि ये कौन सा नशा है, मुसलमानों के खिलाफ लोगों को इतना भड़का देना, ज़हनी तौर पे ये तैयार कर देना कि चाहे मेरा पेट खाली रहे लेकिन मुसलमानों को तो ठीक कर रहा है मोदी, और ये इसलिए हम उनके साथ हैं। तो ये अपना पेट भी खाली रहे, वो नशा कब तक चलेगा? क्या उस नशे से बाहर आएंगे लोग? ये बहुत गहरी नशा है। धार्मिक नशा सबसे गहरी नशा होती है। आपको पता है कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि धर्म अफीम है, मगर वो अंधे के हाथ की लाठी है। जो आदमी सब तरीके से हार जाता है, सब जगह से हार जाता है, उसको सब जगह अंधकार दिखाई देता है, तो वो फिर इसमें प्रकाश ढूंढने का प्रयास करता है। इसी से साधु संत मुल्ला मौलवी फकीर ये सब पनपते हैं। ये सर्कल है, विशियस सर्कल है। ये बहुत विचित्र तरीके का सर्कल निर्माण होता है कि आपने पता होगा, ये बागेश्वर नाम का एक नागपुर में आया था। नागपुर तो पोलखोल शहर है, पिछले वक्त में आपको बताया मैंने। उसने संत तुकाराम महाराज को भी गाली दे दिया, उसने राम के 5 बाप है ये बता दिया, और फिर भी जनता चुप है। नशा कितना गहरा है देख लो। मैंने आपको बोला था कि आरएसएस की नजर में हिंदू धर्म का महत्व कुछ नहीं है, हिंदू झंडे का महत्व, भगवे झंडे का महत्व कुछ नहीं है, हिंदू मंदिरों का महत्व कुछ नहीं है, हिंदू भगवानों का महत्व कुछ नहीं है। वो बोलते हैं कि एक भी भगवान ब्राह्मण नहीं है, सारे दलित शूद्र और ऐसी जातियों में से भगवान आते हैं। राम के 5 बाप थे, ये बोलने वाले आदमी क्यों ये बोलने की हिम्मत करता है? क्योंकि वो ब्राह्मण जाति से है, और ब्राह्मण जाति हमको समझाते रहती, वो यहाँ से हमको प्रणाम करती, हमारे भगवानों को और हमारे झंडे को यहाँ से प्रणाम करती है। क्योंकि उनका कहना है कि कंधे के ऊपर हम हैं भाई, कंधे से नीचे आप हो, पैर तक आप हो, इस देश में मालिक हम हैं। आपको एक छोटा सा मुद्दा देता हूँ, छोटी सी बात। देखो जैन इतनी सी कम्युनिटी है, इतनी सी कम्युनिटी जैन 80-90 लाख कम्युनिटी है, मगर उनके किसी मंदिर में आपको देखा होगा कि दान मांगते हुए कोई नहीं दिखता है। बड़े बेहतरीन मंदिर बनते हैं, बेहतरीन तरीके से उसको डेकोरेट किया जाता है। उनका अगर कोई इशू फंस जाता है, आपने देखा होगा अभी झारखंड में इशू फंस गया था, तो उन्होंने एक दिन में वो इशू सॉल्व कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उनका धर्म, जैन धर्म, मालिकों के कब्जे में है, और हमारा धर्म जो हिंदू धर्म है वो भिखमंगों के कब्जे में है। जो उस धर्म को धंधा बनाकर पैसा इकट्ठा करना चाहते, अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते, उनके हाथ में है। ये दो फर्क अगर समझ में आ जाए कि जैन धर्म में क्या हो रहा है और हिंदू धर्म में क्या हो रहा है, सिख धर्म में क्या हो रहा है और हमारे इसमें क्या हो गया। आपने देखा होगा साल भर किसान बैठे हुए थे, कहां पर? दिल्ली के बॉर्डर पर, सरहद पर। पूरा साल भर खाना उन्होंने, सरदारों ने खिलाया, सिख धर्मियों ने खिलाया। हमारा एक मंदिर उसमें खाना खिलाने लायक नहीं था। क्यों? क्योंकि क्या किसान हिंदू नहीं थे? 90% किसान हिंदू थे। क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि ये धर्म मांगने वालों के हाथ में नियंत्रित हो गया है, ये भिखमंगों के हाथ में, आटा बेसन मांग के खाने वालों के हाथ में नियंत्रित हो गया है। इसलिए धर्म आपके लिए बात नहीं करता, धर्म आपकी आवाज नहीं उठाता, धर्म आपको सहायता नहीं देता है, और धर्म क्या करता है? आपका शोषण करने का हर दिन नए नए उपाय ढूंढते रहता है, आपको क्या गुमराह करने के उपाय ढूंढते रहते हैं, और गुमराह करने की सारी व्यवस्था इन्होंने हमारे ऊपर लाद दी है। जी जी जी, ये धर्म के नाम पर इस तरह से यानी ना तो सीधा रास्ता दिखाना है, बल्कि लोगों को भ्रम में और अंधविश्वास में फंसा करके उनसे, और जो वो तो पहले ही कमजोर हैं, उनके पास से जो कुछ और माल है, पैसा है, वो भी निकाल करके ये लोग खा लेते हैं। ये बहरहाल समाज का इतना अजीब काला चेहरा है कि वो धर्म, कोई भी धर्म हो, वो अच्छे से, बेहतर तरीके से अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, मैं समझता हूं, कहता है, उसको उससे भटका करके दूसरे रास्ते पर ले जाने वाले लोग, धर्म के ठेकेदार इस तरह से करते हैं। ये बहरहाल बहुत ही अहम बात आपने बताई। अच्छा ये बताइए, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की कहानी क्या है? ये फिक्स मैच था, जानबूझ करके था, मोदी के फायदे में था या मोदी के नुकसान में था? मैं बीबीसी को कोई क्लेम नहीं करता, उनकी तारीख, मुझे तारीख पता है उनकी, वो जितना भी करते हैं ईमानदारी से करते हैं, कोई बीबीसी को नियंत्रित नहीं कर सकता। मगर बीबीसी जो भी कर रहा होगा उसके देश हित में कर रहा है।
उनको मोदी को दबाना है, उसके लिए कर रहा है। ऋषि सुनक ने क्लीन चिट दे दिया, वो भी बात सच है। उनके सांसद ने बोला, वो भी बात सच है। मगर हमारे यहाँ जिला कोर्ट से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से जब मोदी और शाह बरी हो चुके हैं, अब ये बीबीसी की रिपोर्ट आके क्या करेगी? तो ये एक ही काम करेगी कि हिंदू बच्चों को मुसलमान बच्चों से या सेकुलर बच्चों से लड़ाने का काम करेगी, जिसका फायदा हर वक्त बीजेपी को हुआ है। मैं सारे मुस्लिमों से आग्रह करता हूं कि ऐसे बनावटी मामलों को लड़ने का, अगर सजा हो सकती है, ये रिपोर्ट से मोदी को रीओपन हो सकती है केस, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में रीओपन हो सकती है, तो बिल्कुल उस पर ध्यान देना चाहिए। मगर अगर नहीं हो सकती, मुझे पता है कि नहीं हो सकती, ऐसे वक्त में ये रिपोर्ट पर बवाल यूनिवर्सिटी में हो रहा है, धारा 144 लग रही है, तो इसका एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि आरएसएस को जो लोग गहरे से पहचानते हैं वो आपको बताएंगे कि ये हिंदू मुस्लिम इस साल अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ तो 10 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं और अगले साल पूरा जनरल इलेक्शन है। तो ये इलेक्शन जीतने के लिए कर्जा बताएंगे, अडानी बताएंगे, गबन बताएंगे, लूट बताएंगे, प्रॉपर्टी बेचा ये बताएंगे, या मुसलमानों का भय बताएंगे। और मुसलमानों को मैंने कैसे ठीक किया आपको पता है? 2002 के जब जैसे रिपोर्ट आने शुरू हो गए थे तो मोदी हिंदू हृदय सम्राट बन गए थे। आपको पता है कि नहीं पता है? तो ये उसमें उसको शाइनिंग देने का काम करेगा ये बीबीसी का रिपोर्ट, ऐसा मेरा कहना है। आपके बहुत सारे लोगों का ये कहना है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं सेक्युलर भी, उनका ये कहना है कि नहीं नहीं, ये मोदी का देश में, दुनिया में नाम बिगाड़ देगा। कुछ नहीं होता दुनिया में, नाम का अगर बिगाड़ना है तो ऋषि सुनक कैसे फेवर में आ गया। दुनिया के अन्य देश अपना क्रेडिट देखेंगे। आज हम चाइना से बड़ी लोक संख्या हो गए, सबसे बड़े कस्टमर हमारे यहाँ, कंज्यूमर हमारे यहाँ हैं, वही दुनिया का देश हमारे साथ में बिगाड़ना नहीं चाहेगा। ऐसे इसमें ऐसी 50 रिपोर्ट आ जाए, किसी देश का शासक मोदी जी के विरोध में बात नहीं करेगा। तो इसके लिए इस रिपोर्ट को रखो, हमारे रोजगार पर बात करो, हमारे स्वास्थ्य पर बात करो, हमारी शिक्षा पर बात करो, हमारी इकोनॉमी पर बात करो, हमारी लूट पर बात करो, हमारे कृषि पर बात करो, ये सब पे बात करो। ये बनावटी विषयों पर बात मत करो। जब लूट का मुद्दा आता है तो तुरंत बागेश्वर एक आधा महाराज चला आता है, आसाराम चला आता है, कोई राम चला आता है, विचित्रता से कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी 3 तलाक आता है, कभी बिद्दत तलाक आता है, कभी अरे क्या क्या मुद्दे आते हैं, हिजाब आता है, तेजाब आता है, सब ऐसे मुद्दे आ जाते हैं। मूल मुद्दों पे चर्चा ही नहीं होने देते। और ये बीबीसी की रिपोर्ट भी, मुझे लगता है, मैं मेरे पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि बीबीसी की रिपोर्ट भी हिंदू मुस्लिम के सिवा और कुछ नहीं। जी जी जी, उस तरह यानी जो बीजेपी मुद्दे तलाश करती है पोलराइजेशन के, उसी में उसने एक तरह से मदद करने का ही काम किया है। अच्छा, अब मैं, इंटरनेट का जमाना है सर, इंटरनेट के जमाने में कोई चीज बैन नहीं हो सकती। आपको पता है वो बीएफ जो है सब जगह बैन है, मगर सबसे ज्यादा वो देखी जा रही है। इंटरनेट में कुछ बैन नहीं हो सकता। तो ये रिपोर्ट जो आई है, ये रिपोर्ट सबके हाथ में है। अच्छा, इसके पहले भी रिपोर्ट लोगों ने जांच के निकाल ली है। 2 चीजें मुझे इसमें नहीं लगी, हिरन पांड्या का सिटीजन फोरम के सामने स्टेटमेंट का बदलाव, और लंदन में मोदी को अरेस्ट कर रहे थे इस सिलसिले में, तो उस वक्त उसका भागकर यहाँ आ जाना। ये 2 चीजें मात्र मुझे पता हुई है। बाकी रिपोर्ट तो ये पूरी पता है मुझे। ये सारा का सारा, जब पूरे देश को पता है, सारे देश के युवाओं के हाथ में एंड्रॉइड फोन आ गया, उनको सबको पता है कि ये क्या हो रहा है। मगर हमारे अडानी के फ्रॉड पर सबसे बड़ा स्ट्राइक अगर कोई किया होगा, मोदी जी को धन्यवाद कि उन्होंने मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रखा। इतनी बड़ी बात है। सर्जिकल स्ट्राइक है ये, अडानी पर सर्जिकल स्ट्राइक है। ये नाम बदल के क्या मिलेगा वैसे? सर हम तो नाम बदलने किसी और कर क्या सकते, बेचे ही दिया हमने तो सब। रेल गेल भेल सेल जितना था हमारे पास में सब बेच दिए, नया कुछ बनाया नहीं, ऊपर से कर्जा ले लिए। कर्जा कहाँ गया? घी कहाँ गया? तो खिचड़ी में गया। खिचड़ी कहाँ गई? तो उनके मित्रों के और उनके पेट में गई। आप पूछ रहे कर्जा ले, इसके क्या होगा नाम बदलने से? आपको बताएंगे क्या? भाई मैंने मुगल गार्डन का नाम बताया तो मैं कैसा हिंदू हूं कि देखो मुगलों की वो जो विरासत थी, मुगलों की जो बात थी, वो हमने समाप्त कर दी। अब मुगलों का लाल किला भी गिरा दो, ताजमहल भी गिरा दो, आगरे का फोर्ट भी गिरा दो, मुगलों ने जो जो बनाया था वो गिरा दो, अंग्रेजों का भी गिरा दो।
सबका नाम सेंट्रल विस्टा रखो, क्योंकि राजपथ ये अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द था। इनको पता ही नहीं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था वो शब्द। हाँ, वो जवाहरलाल नेहरू को भी तो वो अब तनखैया ही बना करके पेश कर रहे हैं ना। वो तो ये कह रहे हैं कि सारे गलतियां जितनी भी की वो नेहरू के जमाने में हुई या इंदिरा गांधी के अब जमाने तो में। अकबर तक चले गए, अकबर तक चले गए जी और जी नेहरू जी। बहुत पीछे छूट गए। हाँ, अब वो बहरहाल बुनियादी बात यह है कि हम जो आज सर हैं हमसे अच्छा जिसके कोई नहीं जिसके था। डिग्री पर सर जिसके डिग्री पर विवाद है, वो बच्चों को पेपर कैसे छुड़ाए और मार्क कैसे ले, इस पे ज्ञान बांटते हैं। जी जी धन्यवाद ऐसे महात्माओं का। जी जी। आज वो की वो 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 डिग्री कि का वो वो डिग्री का मामला वो डिग्री का मामला आज तक हल ना हो सका, जो कंप्यूटर से छप करके दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से दिखाई गई थी। तो अब ये बताइए कि अब आगे क्या। अब आगे क्या, देखिए, अब चूंकि आप की पोजीशन और एक तरह से सियासी तौर पर भी एक खास पार्टी से भी आप जुड़े हैं और आप बहुत बेबाक अंदाज में अपनी बात भी रखते हैं। महाराष्ट्र में तो हम हराने जा रहे हैं। जी। महाराष्ट्र में हम हराने जा रहे हैं। अभी एक सर्वे आया था जिसमें पहले 6 थे जी, महागठबंधन की 6 सांसद आए थे। अभी बता रहा वो सर्वे कि हम 37 आएंगे। जी 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 48 जी में से 37 आएंगे और आगे पीछे हो सकता है। इनके तो हाँ दावे थे कि भैया जी हमारे 44 आ रहे हैं। तो हमने बोला कि 44 क्यों भैया, 48 भी आपकी आ रही है, बोल सकते हो। मगर अभी सर्वे बता रहा है कि नहीं, इनकी अभी जो सीटें आ रही है वो 37 सीटें महागठबंधन की आ रही है। बिहार में भी हार रही है महागठबंधन। बाकी का हम्म, प्रदेशों को अपने को सोचना पड़ेगा। मायावती को हम्म, सोचना पड़ेगा, अखिलेश यादव जी को सोचना पड़ेगा कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। आपके लिए ये ऐसा शासन, इसको बाहर करना सत्ता से, ये प्रायोरिटी है, या आपके लिए अभी भी प्रायोरिटी अपनी अपनी आपस की दंगा मस्ती ही प्रायोरिटी है, अपना वर्चस्व प्रायोरिटी है। वर्चस्व तब बचेगा जब ये महावर्चस्व निभाने वाली पार्टी है जो सबको समाप्त करना चाहती है, उसको हराने के लिए एकजुट होगी। अच्छा, आज जब मंडे में हमारी बात हो रही है, दर्शक जो हमें देख रहे हैं, आज ही राहुल गांधी की जो यात्रा है वो श्रीनगर में खत्म होने जा रही है। तो इसके बाद आप कांग्रेस और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में हैं, उनके लिए कोई खास मशवरे के तौर पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये समझा ये जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से एक उम्मीद की किरण जागी है। लोग निकल के आए हैं, भारत जोड़ो के नाम पर निकल के आए, कांग्रेस के नाम पर नहीं आए सब लोग। बहुत से एनजीओ, बहुत से लोग उसमें शामिल हुए हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, उसे एक उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे वक्त में आप क्या कहेंगे? क्योंकि 30 जनवरी महात्मा गांधी का एक तरह से शहादत का दिन भी है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी खत्म हो रही है। आज ऐसे मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर महात्मा गांधी को बार बार नमन करता हूं मैं। और महात्मा गांधी पे जो यात्रा की थी उससे बड़ी यात्रा राहुल जी ने की है, उनके हौसले को भी मेरा सलाम है, हौसले को भी मैं नमस्कार करता हूँ। सवाल ये है कि ये यात्रा जनता तक क्यों नहीं पहुंची, मेरा सवाल ये है। आप जो बोल रहे हैं कि उसमें कांग्रेस से जो नहीं जुड़े, पॉलिटिक्स से भी नहीं जुड़े, वो भी उसमें आए, सबकी जिम्मेवारी है। अगर बड़े बड़े दुश्मन को हराना है तो सबको इकट्ठा आना पड़ता है। सांप और नेवले एक जगह आती है, जब बाढ़ आती है तो एक अगर पेड़ बढ़ रहा है, पेड़ बह रहा है, तो उसपे सांप और नेवले एक जगह आके अपने किनारे लगने की बात करते हैं। इतनी तो बुरी कंडीशन नहीं है ना हमारी पार्टियों की, इतनी तो बड़ी कंडीशन नहीं है ना एनजीओ की। आरएसएस के एनजीओ छोड़ के सारे एनजीओ का मटियामेट हो गया है। हर एक व्यक्ति दुखी हो गया है, हर एक व्यक्ति अपनी समस्या और परेशानी में है, उनको सबको इकट्ठा आना पड़ेगा। और ये राजनीति नहीं है, हम राजनीति नहीं करते, ये बोलने वाले फ्रॉड लोग हैं। अपने बीवी के साथ जिस तेवर में बात करते हैं उस तेवर में माँ के साथ बात नहीं होती, और उस तेवर में बेटी से बात नहीं होती। ये तेवर का बदलाव का भी एक राजनीति पार्ट है। फ्रॉड करना, पाखंड करना, झूठ बोलना, धोखा देना, यही राजनीति नहीं है। ये राजनीति का कूटनीतिक पार्ट है, ये गंदा पार्ट है। मगर राजनीति करना ये डिवाइन प्रोफेशन है। कभी भी जब संकट आता है, हमारे ऊपर कुछ भी संकट आ जाए, खतरा आ जाए, तो हम सबसे पहले नेता को याद करते हैं कि वो उसमें से कोई रास्ता निकालेगा। ये डिवाइन प्रोफेशन को बदनाम करने वाले जो लोग हैं, उनको भी आपको ढूंढना पड़ेगा और एक बार सबको इकट्ठा होकर इनको पराजित करने के बारे में सोचना पड़ेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम इसके साथ में नहीं खड़े होते, उसके साथ में नहीं खड़े होते। उस यात्रा को मैं इतनी मेहनत जो किया,
उस यात्रा को मैं बधाई देता हूं, मगर वो यात्रा गांव-गांव तक, व्यक्ति-व्यक्ति तक नहीं पहुंची। वो क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि इन्होंने अपने लिए प्रोग्राम ले लिया। राहुल गांधी जी ने ये जनता को प्रोग्राम दे नहीं सके। इनके पास में प्रोग्राम देने वाले लोग नहीं है, प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने वाले लोग नहीं है। ये अगर गांव-गांव में ये आक्रोश पहुंच जाता, हर गांव में ये यात्रा निकलती, तो बीजेपी कहीं नहीं टिकती, क्योंकि बीजेपी यानी झूठ 100 बार बोलती है। हमको सच तो एक बार बोलना चाहिए। एक सुर में एक बार अगर हम सच बोल दे तो बीजेपी हवा की तरह उड़ जाएगी। ये बात बहुत बड़ी बात है कि लोग झूठ हजारों बार बोल रहे हैं, कम से कम हम एक बार सच बोल दें, ये बहुत ही अहम है। और सभी विपक्षी दलों को मिलकर के बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आना होगा। ये आपने आज एक मैसेज दिया, और महात्मा गांधी को भी हम लोग याद करते हैं, और उन्होंने जिस तरह से देश को आजादी में और आजादी के बाद भी सही रास्ता दिखाने की जिस तरह से वो कोशिश कर रहे थे, उसी बीच में आरएसएस महात्मा गांधी है, मजबूरी का नाम नहीं। आरएसएस वाले उसको मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोलते। आज फिर एक बार साबित होगा कि मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी आज भी है, कल भी रहेंगे और परसों भी रहेंगे। आपका नामो निशान रहे ना रहे, गांधी का नामो निशान रहेगा ही। जी जी जी, बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। वक्त की कमी की वजह से हमें बात अपनी यहीं रोकनी पड़ रही है। अगले हफ्ते फिर हम आपसे बात करेंगे। जाते जाते फिर मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि अविनाश काकड़े जी का यूट्यूब चैनल है, उसको आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें, और हमें लगता है कि आपको बहुत सी चीजें वहां से इंफॉर्मेशन के तौर पर मिलेंगी। और जो जिस तरह से अंधभक्त लोगों को बनाया जा रहा है, उन लोगों का भी इलाज उसमें है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने समय निकाला। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।